जो आज हम देख रहे हैं, हमारा जो पाठ चल रहा था नियोजित विकास की राजनीति, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से लेकर 56 के बीच में लागू की गई। इसकी देश को गरीबी के मकड़ जाल से दूर करना था। योजना को तैयार करने में जुटे विशेषज्ञों में एक जो कवि बताए गए थे, जिन्होंने दलील दी थी कि अगले 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, जिनमें बड़े बड़े बांध बनाए गए, भाखड़ा नंगल जैसी परियोजनाएं लगाई गईं। इनके लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई। योजनाकारों का जो मुख्य बुनियादी लक्ष्य था राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करने का, वह तभी संभव था जब लोगों को उसकी बचत ज़्यादा हो और खर्चे कम हों। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादातर कोशिश यही की गई। अगला था उद्योग। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को महत्व दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी। पहली योजना का मूल मंत्र था धीरज, लेकिन दूसरी योजना की कोशिश तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करने की थी। इसके लिए हर दिशा में बदलाव की बात तय की गई। सरकार ने देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। आयात पर भारी शुल्क का मतलब था कि विदेशों से जो चीज़ें आएंगी वो भारत में महंगी हो जाएंगी। इससे क्या हुआ कि भारत में जो बना हुआ माल है वो जब यह विदेशी माल की तुलना में सस्ता होगा तो निश्चित है भारत के लोग भारत का बना हुआ माल ही खरीदेंगे, जिससे भारत के उद्योग पनपने में मौका मिलेगा। तो इससे संरक्षण की इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद मिली, चूँकि इस अवधि में बचत और निवेश दोनों ही बढ़ रहे थे। इसलिए बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसी उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया जा सकता था। दरअसल औद्योगिकरण पर दिए गए इस जोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आयाम दिया। बहरहाल इसके साथ कुछ समस्याएं भी थीं। भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज से पिछड़ा हुआ था और विश्व बाजार से प्रौद्योगिकी खरीदने में उसे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही थी। इसके विपरीत उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज़्यादा आकर्षित किया। ऐसे में खाद्यान्न संकट की आशंका अलग से सता रही थी। भारत के योजनाकारों को उद्योग और कृषि के बीच संतुलन साधने में बड़ी कठिनाई आई। तीसरी पंचवर्षीय योजना दूसरी परियोजना से अलग थी। आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि इस समय से योजना की रणनीतियों में सीधे शहरों की तरफदारी होती नजर आती है। माने ये आरोप लगा कि सरकार शहर वासियों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि कृषि की जगह उद्योगों को प्राथमिकता देकर गलती की गई। कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि भारी उद्योग की जगह कृषि आधारित उद्योगों पर जोर दिया जाए। इनमें मुख्य विवाद जो था, शुरुआती दौर में विकास की जो रणनीतियाँ अपनाई गईं उन पर बड़े सवाल उठे। यहाँ हम ऐसे 2 सवालों की चर्चा करेंगे जो आज भी प्रासंगिक हैं। कृषि बनाम उद्योग, मतलब प्रश्न ये था कि हम कृषि का ज़्यादा विकास करें या उद्योगों का करें। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जहाँ ज़्यादा संसाधन लगाए जाने चाहिए, कईयों का मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास को रणनीति का अभाव था। माने पहली योजना में तो कृषि पर जोर दिया गया, लेकिन दूसरी वाली में कृषि पर जोर कम दे करके उद्योगों पर ज़्यादा जोर दिया गया। इसके कारण खेती और ग्रामीण इलाकों को चोट पहुंची। जेसी कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया था, जिसमें ग्रामीण औद्योगिकरण पर ज़्यादा जोर था। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात बड़े सुविचारित और दमदार ढंग से उठाई थी। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी में थे और बाद में उनसे अलग होकर उन्होंने एक नया पार्टी बनाई जिसका नाम था भारतीय लोक दल। उन्होंने कहा कि नियोजन से शहरी और औद्योगिक तबके समृद्ध हो रहे हैं और इसकी कीमत किसानों और ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ रही है। तो वहीं कई अन्य लोगों का सोचना था कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तेज किए
बगैर गरीबी के मकड़ जाल से छुटकारा नहीं मिल सकता। इन लोगों का तर्क था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने की रणनीति अवश्य ही अपनाई गई है। राज्य में भूमि सुधार और ग्रामीण निर्धनों के बीच संसाधनों के बंटवारे के लिए कानून बनाए। नियोजन में सामुदायिक विकास के कार्यक्रम तथा सिंचाई परियोजनाओं को बड़ी रकम खर्च करने की बात मानी गई। नियोजन की नीतियां असफल नहीं हुई। दरअसल इनका कार्यान्वयन ठीक से नहीं हुआ था, क्योंकि भूमि संपन्न तबके के पास सामाजिक और राजनीतिक ताकत ज़्यादा थी। जिसके पास ज़मीन ज़्यादा थी उनके पास सामाजिक और राजनीतिक ताकत भी ज़्यादा थी। इसके अलावा ऐसे लोगों की एक दलील यह भी थी कि यदि सरकार कृषि पर ज़्यादा धनराशि खर्च करती है तब भी ग्रामीण गरीबी की विकराल समस्या का समाधान न कर पाती, क्योंकि ग्रामीण आम आदमी के पास ज़मीन आम आदमी के पास तो थी नहीं, ज़मीन तो कुछ बड़े लोगों के पास थी। तो सरकार इसलिए भी कृषि की तरफ से उसने ध्यान अपना हटाया। बस आज के लिए बस इतना ही। आगे कल